देखिए, हम हेरिटेज एंड कल्चर में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट चैप्टर कर रहे हैं 11th क्लास की हेरिटेज की बुक का, एनसीईआरटी का, और चैप्टर का नाम है सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने ये फोर्ट्स के पॉइंट पर आकर के प्रोसेस को रोक दिया था। अब हम इस प्रोसेस को आगे लेकर के चलेंगे। हमने लिखा है फोर्ट, मीनार्स, टॉम, सराय, स्ट्रक्चर फॉर कॉमन पीपल, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर में मांडू, उसके तहत हिंडोला महल, जहाज़ महल, रानी रूपमती का डबल पेविलियन, बाज बहादुर का पैलेस, अशरफी महल दैट इज़ मदरसा, होशंग शाह का मकबरा और जामा मस्जिद। ये सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। ओके, वेरी ब्यूटीफुल आइटम्स टू डिस्कस। देखिए, जब हम फोर्ट्स की बात करते हैं तो ये जो दौर हुआ करता था मिडिवल इंडिया, दो चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। रिलीजन और रिलीजियोसिटी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मिडिवल इंडिया में ही रिलीजन रिलीजियोसिटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हुई, उसका एक कारण ये है कि तकरीबन विश्व भर में अगर आप सभ्यताओं का समय देख लें तो 3000 टू 2000 बीसी के अराउंड का वो समय था। 3000 टू 2000 बीसी के अराउंड का एक टाइम था जब पूरे वर्ल्ड लेवल पर सिविलाइजेशंस उभर रही थी। चाहे वो इजिप्ट में नील रिवर की सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मेसोपोटामिया यानी कि इराक के क्षेत्र में टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर की सिविलाइजेशन हो, और चाहे वो भारत में इंडस रिवर की सिविलाइजेशन हो। तो इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, द नील सिविलाइजेशन, ये समा तकरीबन यही रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ही आपको एक पेनिट्रेशन नज़र आती है सेंट्रल एशिया से एक्सटेंड हुए नोमैडिक हर्डर्स की, और वो जाकर के सेटल होंगे। उनके साक्ष्य ईरान में भी मिलते हैं। एक कंटिन्यूटी की वेव भारत में भी आती है वहीं से। तो ऐसे में ये समय जो दोबारा से पुनरुत्थान का समय रहा, एक बार सभ्यताएं विकसित हुई और फिर वो ख़त्म हो गई, और वापस से जब फिर से समाज उभरना शुरू करेगा वो लगभग 1800-1500 बीसी ऑनवर्ड्स शुरुआत करता है। इस समय के दौरान समाज अभी अभ्यस्त हो रहा है नियमों से, विधि विधानों से। ग्रंथों की रचना हो रही है, उनमें कई तरह के विधि विधान लिखे जा रहे हैं। समाज को कैसे संगठित करना है, समाज में क्या सामाजिक संस्थाएं होती हैं, लर्निंग का क्या महत्व होता है, गुरु क्या होता है, शिष्य क्या है, गांव क्या है, मंदिर क्या है, पंडित क्या है, ये सभी तरह के प्रोसेसेस अभी डेवलप हो रहे थे। एक लंबा समय वैदिक परंपरा में चला गया, और उसके बाद एक समय आया जब ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का विकास हुआ 600 बीसी ऑनवर्ड। तो 500 बीसी से 600 बीसी तक वैदिक टेक्स्ट का विकास हुआ। फिर उन्हीं वैदिक मंत्रों के से जुड़े विधि विधान, वैदिक मंत्रों में दिए हुए परंपराएं, उन सब की पालना करने के लिए डिटेल्ड फॉर्मुलेशंस, ये ब्राह्मण टेक्स्ट का काल कहलाता है 600 बीसी ऑनवर्ड्स। और इसके बाद परिवर्तन आया जब भारत में आप वैदिक परंपरा से ब्राह्मणिकल टेम्पल परंपरा तक, वैदिक यज्ञ परंपरा से ब्राह्मणिकल टेम्पल परंपरा में एंटर हो गए। ख़ासतौर पर 200 बीसी के बाद का समय, जब भागवतिज़्म काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया। और एंशियंट इंडिया में जब एडी पीरियड आया, जब कॉमन एरा का पीरियड आया, तब चीज़ें मूर्ति पूजा के रूप में स्थापित होने लगीं। चाहे वो बुद्धिज़्म है, चाहे जैनिज़्म है, और चाहे फिर वो हिंदुइज़्म में ब्राह्मणिज़्म की बात आप कर लें। यहाँ से शुरू हुई ये मूर्ति पूजा सिस्टम, ये मंदिर पद्धति सिस्टम, ये रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस बेस्ड प्रक्रियाएँ, ये सब अगले 500 से 1000 वर्ष में बहुत नीट एंड क्लीन हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, लार्जर स्केल पे होने लगी, और सोसाइटी में डीपली पेनिट्रेट कर चुकी थी। तो एक लंबे समय से आ रहे अभियान का अब ये दौर चरमोत्कर्ष का दौर था। ये पीक पीरियड था द मिडिवल इंडिया, जो लगभग 700 कॉमन एरा से आगे चलेगा और 1700 1800 तक रहेगा। इन 1000 वर्षों के दौरान बीसी पीरियड के लंबे समय और कॉमन एरा के शुरुआती 500-600 साल के दौरान जो विकास हुआ धर्म का, धर्म से जुड़ी मान्यताओं का, संस्थाओं का, प्रथाओं का, वो अब पूर्ण रूप में स्थापित हो चुकी थी। तो ये एक पूरा का पूरा दौर था जब धर्म के अलग अलग अंगों पर विचार थे। कई सारी टीकाएं लिखी जा रही थी ग्रंथों पर, वेदों पर,
पुराणों का इतिहास उत्पन्न हो रहा था, एपिक्स आ रहे थे, वो महाभारत और रामायण, कई तरह के कोड लिखे गए, उनके ऊपर विचार हो रहे थे। तो बड़ी सारी कमेंट्रीज आएंगी इस दौर में, बड़े सारे मत आएंगे इस दौर में, बड़े सारे दार्शनिक सिद्धांत आएंगे इस दौर में। अद्वैतवाद आएगा, द्वैतवाद आएगा, विशिष्ट द्वैतवाद आएगा, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स विकसित होंगे। तो ये दौर ही एक रिलीजियसली इंचेंटेड फेज था। भक्ति मूवमेंट इसी समय में होगी, सूफी मूवमेंट्स भी होगी, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आएंगे धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं में, कई नए मत उभर के आएंगे, और एक बड़ा सारा वर्ग जो पहले की धार्मिक विधि विधान और प्रथाओं से अछूता रखा गया, उसको इमेंसिपेट करने का दौर भी अब आएगा। इसलिए भक्ति मूवमेंट मोस्टली लो कास्ट मूवमेंट काउंट हुई है। तो जहाँ एक तरफ ये दौर इन सेंटिमेंट्स से ओतप्रोत था, रिलीजन और रिलीजियसिटी प्रोमिनेंट थी इस दौर में, वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण थे युद्ध। बड़े स्तर पर जो क्षेत्र था वो अब तक विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से, डेवलपमेंट टेक्निक्स के माध्यम से, साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास के माध्यम से, नेचुरल रिसोर्सेज को हार्नेस करने के बहुत सारे टूल्स, मैकेनिज़म्स, प्रोसेसेस डेवलप कर चुका था। ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुके थे। टेम्पल फॉर्मेशंस बड़े स्केल पर हो चुके थे। रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश्ड था, स्ट्रीमलाइंड था। ये सारी चीज़ें भी हो रही थी, बीसी पीरियड से शुरू हुई और कॉमन एरा के शुरुआती 500-600 वर्षों तक निरंतरता में रह करके अब अपने पीक को अचीव करेंगी। तो बड़े स्तर पर भारत में मटेरियल वेल्थ एक्युमुलेटेड थी, खासतौर पर वो टेम्पल्स में ही थी। इसलिए ये कारण है कि इस समय में नए नए क्षेत्रों को ऑक्यूपाई किया जाएगा। बड़े स्तर पर युद्धों का दौर है, राजनीति बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, धन संपदा पर हर कोई अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहेगा, क्योंकि वह एक आधार बन जाएगा समाज पे अपना वर्चस्व स्थापित करने का। तो इस दौर में आपको बहुत ही तीव्र गति से युद्ध होते दिखेंगे, भूमि को अपने अधीन लाने के लिए, संसाधनों को अपने अधीन लाने के लिए, क्योंकि इस समय तक वेपन्स, टूल्स, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ये सब बहुत विकसित हो चुके हैं। युद्ध भी भव्य स्तर के होंगे। तो ऐसे में आपको बहुत भव्य किले नज़र आएंगे, जिन किलों में युद्ध के प्रबंध बहुत प्रबल नज़र आएंगे। तो किले और उनमें युद्ध के प्रबंध बड़े प्रबल नज़र आएंगे, यानी कि वो कई रक्षा प्राचीरों से, कई तरह के डिफेंस प्रेसिंक्ट्स और रिंग वॉल्स से कवर्ड होंगे कंसेंट्रिक पैटर्न में। तो उनमें फॉर्मेशन फिर वैसी रहेगी। तो इस समय के जब हम महलों की बात करें, सॉरी महल क्या दिया, पैलेस क्या दिया, किलों की बात करें, जब हम फोर्ट्स की बात करें, तो वो शक्ति की सीट हुआ करते थे, द सीट ऑफ पावर। देखिए, मैं हूँ और मेरी एक किंगडम है, तो वो जो किंगडम है वो मेरी शक्ति के अधीन क्षेत्र है, यानी कि मेरा अधिकार क्षेत्र है। वो मेरी किंगडम मेरा अधिकार क्षेत्र है, और मेरा अधिकार वहाँ पर स्थापित कैसे हो रहा है कि मैं अपने अधिकारों की पूर्ति करने के लिए सक्षम हूँ। और मेरे अधिकारों की पूर्ति करने की ये सक्षमता मुझ में कैसे आ रही है? शक्ति है, शक्ति। तो ये जो मेरी किंगडम है, ये जो मेरा अधिकार क्षेत्र है, ये जो मेरी शक्ति है, इसका कोई स्थान भी तो होगा जहाँ पर ये पावर सीटेड होगी, ये शक्ति का कोई केंद्र भी तो होगा। देयर मस्ट बी सब सेंट्रल पोजीशन ऑफ द सेंट्रल लोकेशन ऑफ दैट पावर। तो इसके लिए राजा क्यों, जिसमें कि स्वयं शक्ति, समस्त शक्ति विद्यमान है, अपनी उस शक्ति को धारण करते हुए जहाँ राजा विराजमान है वो सीट ऑफ पावर डिक्लेयर हो जाती थी। तो वो आपकी राजधानी हो जाती थी, राज्य की धानी है वो, द सीट ऑफ पावर, द कैपिटल सिटी। और उसका किला बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो क्योंकि वो रिजेंबल कर रहा है, वो एज अ फोर्ट, वो एक सीट ऑफ पावर है, और उसी पावर के दम पर आप अपने अधिकारों की पूर्ति कर रहे हैं उस अधिकार क्षेत्र में। तो पूरे अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली ज़मीन, गांव, भूमि, शहर जीतने की आवश्यकता नहीं। आपके प्रतिद्वंदी को, आपके ओपोनेंट को, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर या ओपोनेंट को, आपके विरोधी को, आप विरोधी मने राइवल, प्रतिद्वंदी मने कॉम्पिटिटर, आपके विरोध ओपोनेंट, आप कई नामों से पुकारिए,
उसको आपका केवल किला मात्र ही जीतना है, बहुत, वो आपका क्या जीत ले, किला। तो जिसके पास सीट ऑफ पावर आ जाएगी वो फिर उस क्षेत्र में अब अपने अधिकारों को स्थापित करने योग्य हो जाएगा। इसलिए फोर्ट एक सिंबल था सीट ऑफ पावर का, बहुत महत्वपूर्ण था। जो जीत गया वो पूरा क्षेत्र ले गया, उसकी नई किंगडम स्थापित हो जाएगी। जो हार गया वो या तो अधीन हो जाएगा, सुजरेनिटी किसकी हो जाएगी, जो जीत गया, जीतने वाले ने इसे वैंक्विश कर दिया, तो या तो ये उपदस्थ कर दिया जाएगा, या तो यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, या फिर ये अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, उसकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर ले। तो या तो ये संप्रभु राजा नहीं रह जाएगा, या फिर ये राजा ही नहीं रह जाएगा। दो ही ऑप्शन है, या तो वो सीधे सीधे उस पोर्ट को कंट्रोल कर लें, या फिर ये वो इन्हें अपने अधीन कर लें। तो एक तरह से सीट ऑफ पावर कैप्चर करना उस समय में एक बहुत प्राइम एक्टिविटी रही है। तो जो उस सीट ऑफ पावर पे पहले से बैठा है वो फोर्ट की डेवलपमेंट भी फिर वैसे ही करता था। यही कारण है कि लोकेशंस बहुत ध्यान से चुनी जाती थी निर्माण कार्य, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा था सीट ऑफ पावर, तो इसलिए ऊंचे क्षेत्र चुने जाते थे। उसका एक फ़ायदा तो ये होता था कि अच्छा खासा व्यू मिलता है, आप पूरे अपने क्षेत्र को, अपनी कैपिटल सिटी को अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। सेकंड, आपको स्ट्रेटजिकली एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिल जाती है। आप ऊपर विराजमान हैं, नीचे से आ रहे लोगों पर तीर बेहतर छोड़े जा सकते हैं। ऊपर से पत्थर भी ढलान दे दिए जाएं तो नीचे से चल रही सेनाओं को ख़त्म कर दिया जाएगा। आप ऊपर के जगह पर जब विराजमान रहते हैं तो आसपास के क्षेत्रों में तालाब बना सकते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स बना सकते हैं नीचे, ताकि घोड़े, रथ और उनकी तोपें आगे ना बढ़ पाएँ। कई तरह के अंदरूनी रास्ते बना सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाकर के आप शहर की बाहरी एरियाज़ में निकल जाएं। तो ये स्ट्रेटजिकल पोजीशन उसकी रहती थी। फिर जब आप शहर या गांव से दूर इस तरह का ऊंचा टीला, इनको सिटाडेल्स भी कहा गया है, इन क्षेत्रों को जब अपनाते थे तो आपको किले से जुड़े हुए कई तरह के ऑफिशियल और रेजिडेंशियल प्लेसेस डेवलप करने के लिए अनइंटरप्टेड, अनहिंडर्ड फ्री लैंड बहुत मिल जाता था। आपको कोई किसी को उखाड़ना नहीं पड़ता था, तो उस फ्री लैंड का आप भरपूर इस्तेमाल करते थे। और फिर आपकी प्रजा के हृदय में, समाज के हृदय में आपके उस ऊंचे और भव्य भवन को देख करके, आपके किले को देख करके एक ऑ इंस्पिरेशंस भी रहती थी, यानी कि वो ऑलवेज़ ऑ स्ट्रक रहते थे, ऑलवेज़ आपके वैभव, आपके गौरव को देख करके वो प्रभावित रहते थे। ये सब कारण हुआ करते थे कि इस तरह के ऊंचे क्षेत्र चुने जाते थे। सच लोकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, for the proper gaze of the location, for the strategical positioning of the location, for the proper establishment of the residential or official buildings, and the awe-struck image in the eyes or in the heart of the subjects about the fort. तो इस तरह से भारत में कुछ किले बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि ग्वालियर का किला है, जैसे कि गोलकोंडा का किला है, चित्तौड़ का किला है, जैसे दौलताबाद, या फिर एक नाम देवगिरी दौलताबाद का किला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किले हैं। अगर हम बात करते हैं गोलकोंडा के किले की, तो ये इसलिए मशहूर है, इसमें बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ वॉल्स हैं। संभव ही नहीं हो पाता उन वॉल्स को भेद के अंदर आ पाना, आप ख़त्म कर दिए जाते हैं। एक दीवार, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे ही भेद करके अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं तब तक आप समाप्त कर दिए जाते हैं, रास्ते चोक कर दिए जाते हैं, तीरों की एक से एक भव्य बौछार होती है, और ऐसे ऐसे सिंकिंग प्लेसेस रास्ते में आते हैं कि आपकी सेना अंदर ही धंस जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से इन किलों को अभेद्य भी माना गया है, बहुत कठिन है इन्हें भेदना। तो ये एक तरीका रहा। तो किले की बनावट में रक्षा तंत्र ज़्यादा बड़ी बात है। किले की बनावट में खूबसूरती एक अलग एलिमेंट है, उसकी खूबसूरती एक अलग, उसका साइज़, उसका ग्रैंड्योर, उसकी पोजीशनिंग और उसकी स्ट्रेंथ, सबसे महत्वपूर्ण उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। उसके लिए जो बनाना पड़ेगा वो बनाएंगे। इसी तरह से जब हम दौलताबाद के किले की बात करते हैं, महत्वपूर्ण किला, जीता ना जाने वाला किला, अभेद्य किला माना जाता था, जिसने सबकी सांसें फुलवाई हैं। बहुत सारे कारणों से यह अभेद्य रहा है। शुरुआत में समझते हैं इसकी स्टैगर्ड स्टेयर्स। आप जब दूर से देखते हैं तो आपको दौलताबाद का किला दिखता है। एक ऐसी पहाड़ी चुनी गई है, बिल्कुल अचूक, आसपास में उसके बराबर कोई पहाड़ी नहीं, अकेली पहाड़ी को चुना गया। आपको वहाँ चढ़ना ही होगा, चारों तरफ से आप पर नज़र है,
अगर आप चढ़ जाते हैं तो सबसे पहले सीढ़ियाँ इस तरह से बनाई गई हैं जो पहले तो ओपन है, लेकिन धीरे 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 वो इतनी संकरी हो जाएंगी कि आप जो मर्जी कर लें, हाथी घोड़े नहीं जाने वाले, हाथी नहीं जाने वाले, और हाथी नहीं जाने वाले तो गेट ब्रेक करना इम्पॉसिबल ही है। गेट इतने भव्य, सीढ़ियाँ इतनी संकरी कि धीरे धीरे आपकी सेना पिछड़ती जाती है। सेना के गुजरने के लिए उतना सही रास्ता है, तो सेना पीछे कितनी भी भव्य खड़ी हो, निकलने के लिए एक एक दो दो ही निकल सकते हैं, उनको वो सामने से ख़त्म करते रहते हैं। इसके अलावा महल के अंदर महल है, उसके अंदर एक महल है, यानी कि किले के अंदर किला है। जो मेन किला है उसके अंदर जो असली किला है वो थोड़ा सा ऊपर बनाया गया है, और किले में घुस करके जब आप उस किले की तरफ पहुंचना चाहते हैं तो कई सारी सीढ़ियों के रास्ते दिए गए हैं, जिनमें सिर्फ एक सीढ़ी वहां तक पहुंचती है, बाकी कोई भी नहीं। ये सारी सीढ़ी आपको कंफ्यूज और इल्यूजन करने के लिए डेवलप की गई हैं, और उन सीढ़ियों में जाकर के एक बार गलती से आपने गलत सीढ़ी पकड़ ली, इतने सारे घुमावदार मोड़ आते हैं कि उनके वाया आप कंटिन्यूअस रहते रहते कई 100 मीटर नीचे घाटी में गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सेकंड, कई सारे पैसेजेस ऐसे दिए गए हैं कि आप इस पैसेज में घुसे, आप जैसे ही इधर से वापस आए, आप जस्ट अभी इधर से घुसे से और इधर से वापस आए, आपका ही आदमी आपको मार देगा कि विरोधी है। तो सेनाएं अपने आप के सैनिकों का नरसंहार बहुत करती थी, क्योंकि आप इधर से आ रहे हैं, अगला वाला आपसे आगे उस रास्ते में घुसा, वही बंदा सेम पर्सन जस्ट इधर से आ गया, आपको क्या पता, आपको लगा ओपोनेंट आ गया, आपने उसी को ख़त्म किया। इसी चक्कर में वो यहीं पे चौक होके रह जाते थे। इस तरह से बहुत से प्रबंध किए गए हैं। बहुत मुश्किल आदमी सही सीढ़ियाँ पकड़ पाता था जो उस किले तक पहुँच पाती थी। आई बात समझ में? तो इस तरह के डिफेंस मैकेनिज़्म, चाहे वो सीढ़ियाँ हों, चाहे मल्टीपल रास्ते बनाने की बात हो, चाहे फोर्ट के अंदर फोर्ट डेवलप करने की बात हो, और चाहे एमरजेंसी में राजा के निकलने के रास्तों की बात हो, फिर वहाँ से भी एमरजेंसी में ऐसे रूट निकाले गए हैं जो किसी को नहीं पता चल सकते, लेकिन राजा तुरंत वहाँ से एकदम तलहटी पे जा सकता है और फिर शहर में पहुँच सकता है, अपनी सेना के साथ वहाँ से वो निकल सकता है। इस तरह के बहुत से एलिमेंट्स और अरेंजमेंट्स किए जाते थे। ये दौलताबाद का किला। अब ज़रूर देखिएगा इसे नेट के ऊपर। बहुतों ने जीतने का प्रयास किया, जीता नहीं गया आसानी से, लेकिन बहामनी शासकों ने जीता, और जब बहामनी शासकों ने जीता है तो उनका विजय मीनार, विजय स्तंभ भी वहाँ गड़ा हुआ है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। 210 फीट ऊंचा है। ओके, दैट इज़ ऑल्सो देयर। इसके अलावा ग्वालियर का किला अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊंचाई पे है और बहुत स्टीप है। इतना स्टीप है, इतना सीधा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, एकदम स्टीप। इतना स्टीप है कि चढ़ना ही नामुमकिन है। किसी को भी ऊपर से देख के ऐसे ही ख़त्म कर दें, नष्ट। आप तोप के गोले छोड़ छोड़ करके दीवारें दहाड़ सकते हैं, लेकिन फिजिकली अगर जाने की बात करेंगे वो वहीं से नष्ट कर देंगे आपको। तो ये इस कारण से महत्वपूर्ण था। बाबर जब भारत आया, उसे तकरीबन चीज़ें भारत की पसंद नहीं आई। बाबरनामा में इन चीज़ों का जिक्र मिलता है, तकरीबन चीज़ें, लेकिन वो ऑस्ट्रक हो गया था ग्वालियर के किले को देख करके, और उसने भव्य तारीफ़ें की हैं कि मैं मान गया इस किले को, इसकी बनावट को, इसकी स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस को। ये अभेद्य है, अगर यहाँ पे कोई है तो वो अभेद्य है। ठीक इसी तरह से चित्तौड़ का किला, एशिया का लार्जेस्ट किला और लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के तक ऑक्यूपाइड किला, चित्तौड़ का किला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। कई तरह के पब्लिक पर्पसेस के अरेंजमेंट्स अंदर ही हैं। आप कई लंबे समय तक उसे सीज़ कर लीजिए, उसे नुकसान नहीं होगा, वहाँ की सेना का मनोबल नहीं टूटेगा। पूरा का पूरा नगर अंदर समेट लेने की क्षमता है उन किलों में, चित्तौड़ के किलों में। कई महीनों की रसद के लिए भंडारघर बनाए गए हैं, बहुत भव्य तालाब मल्टीपल नंबर में बनाए गए हैं जल की आपूर्ति के लिए। लोगों में इस समय के दौरान जब उनका सीज़ हो रखा है, सेना ने उन्हें कवर कर रखा है, इस समय में उनका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए बहुत सारे विजय स्तंभ गाड़े गए हैं उनकी याद में, जिन्होंने अब तक विक्ट्रीज़ प्राप्त की हैं, और बेअंत लीजेंड और स्टोरीज़ उनके विषय में जो मेन पर्सनैलिटीज़ हैं इन किलों की, जिसके बाद राजस्थान का एक जो कल्चर है उसमें ये लीजेंड्स भी आगे फ्लोट हुए। इस तरह की चीज़ों के माध्यम से चित्तौड़ का किला भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण किला के रूप में जाना गया है। किला चाहे गोलकोंडा का हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे ग्वालियर हो या दौलताबाद, महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि इन किलों में बहुत ही लिबरल माइंड के साथ तकरीबन हर तरह के स्टाइलिस्टिक पैटर्न, डेकोरेटिव आर्ट्स और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स सभी जगह से फ्रीली लिए गए हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है माइंड में
इस्लामिक आर्ट से अगर लेने की ज़रूरत है तो लिया है, जैन आर्ट से लेने की ज़रूरत है लिया है, बुद्ध आर्ट से लेने की ज़रूरत है लिया है, ईरानियन आर्ट से लेने की ज़रूरत है लिया है। तो बहुत लिबरल माइंडसेट के साथ हर तरह की आर्ट का समावेश इसमें किया गया है। ये इन किलों का महत्व, चाहे युद्धों से परिपूर्ण थे, चाहे विभिन्न शक्तियों से विभिन्न धर्मों के आधार पर युद्ध हो रहे थे, लेकिन जो आर्ट है वो फ्री माइंड के साथ इन किलों में रिफ्लेक्ट होती नज़र आएगी। इसकी खासियत है, मैं पढ़ करके बता देना चाहता हूँ, जैसा कि हम कर रहे हैं, हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। Building monumental forts with embattlements was a regular feature in medieval times, often symbolizing the seat of power of a king. When such a fort was captured by an attacking army, the vanquished ruler either lost his complete power or his sovereignty. This was because he had to accept the suzerainty of victorious king. Some examples of strong, complex edifices which still exercise the imagination of the visitor are the forts of Chittor, Gwalior, Daulatabad, earlier known as Devgiri, and Golconda. Commanding heights were utilized to great advantage to construct forts. These heights gave a good perspective of the region, strategic advantage for security, unfettered and unhindered space to make residential and official complexes, while simultaneously creating a sense of awe in the people. Other complexities woven into such topography were concentric circles of outer walls as in Golconda, so that the enemy had to bridge these at all stages before getting in. Daulatabad had several strategic devices to confound the enemy, such as staggered entrances so that gates could not be opened even with the help of elephants. It also had twin forts, one within the other, but at a higher elevation and accessed by a complex defense arrangement. One wrong turn in the labyrinth or complex pathway could lead to the enemy soldier going in circles or falling to his death several hundred feet below. The Gwalior fort was invincible because its steep height made it impossible to scale. It had many habitations and usages. Babur, who did not find much merit in many things he saw in Hindustan, was said to have been overawed at the sight of the Gwalior fort. Chittorgarh bears the distinction of being the largest fort in Asia and was occupied for the longest length of time as the seat of power. It has many types of buildings, including stambha or towers to signify victory and bravery. It was replete with numerous water bodies. Innumerable acts of heroism have been associated with the principal people in the fort, forming the substance of many a legend. An interesting aspect associated with forts is that within the palace complexes, stylistic and decorative influences were absorbed most liberally. फोर्ट के बाद मीनार्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मीनारों के कई कारण रहा करते थे बनाने के, लेकिन उनकी ऊंचाई कुछ खासियतों को बताती थी। नेचुरली जिसने भी बनाया है वो या तो विक्ट्री पर्पस से हो सकता है कि भाई कोई विजय स्तंभ के रूप में उसका विकास किया गया, लेकिन उसकी ऊंचाई ये बताती थी कि बनाने वाले की माइट और पावर का स्केल क्या है, वो कितना दम रखता है, उसमें कितनी क्षमता है, वो कितने बड़े क्षेत्र और समाज के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए हैं, ये उनकी ऊंचाइयाँ बताया करती थी। लेकिन महत्वपूर्ण है आर्किटेक्चर। अगर इस हिसाब से देखें तो भारत में दो मीनारें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली मीनार कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली महरौली में है, और दूसरी मीनार चांद मीनार है जो कि आपको दौलताबाद के ही किले में मिलेगी, वहाँ पर लगी हुई चांद मीनार। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कुतुब मीनार की बात करते हैं, लगभग 234 फीट टॉल है ये, 234 फीट की 5 मंजिलें बताई जाती हैं उसमें कि 5 मंजिलें बनी हुई हैं। उसमें रेड और बफ सैंडस्टोन का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऊपर की इमारत में मार्बल का भी प्रयोग हुआ है। रेड एंड बफ सैंडस्टोन के साथ ऊपर की इमारत में मार्बल का प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें क्या हैं? देखिए, महत्वपूर्ण है इसकी बालकनीज़। इसकी बालकनीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सेकंड, सर्कुलर है और उसके साथ साथ पॉलीगनल भी है, तो पॉलीगनल एंड सर्कुलर शेप, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बालकनीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएटेड हैं, कार्व्ड है, और कार्विंग में सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर कुरान की वर्सेस। तो कुरान